फ्रेंड्स, वादा निभाने का टाइम अभी भी चल रहा है। एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया मैं आपके साथ बेयर एक्ट सीरीज कर रहा हूं। ये मैंने आपको वादा किया था कि मैं आपका सारा का सारा ये पोर्शन कंप्लीट करूंगा एंड द प्रॉमिस कंटिन्यूज। वी आर एट सेशन नंबर 9। आज तक हम लोगों ने 238 आर्टिकल तक खत्म किया है। मुझे ऐसी उम्मीद है कि तुम उनको रिवाइज कर रहे हो, और अगर तुम रिवाइज नहीं कर रहे हो तो तुम काफी नादान हो, इन दैट सेंस कि तुम अपनी जिंदगी का सबसे अच्छा अपॉर्चुनिटी आर यू लेटिंग इट पास बाय, बिकॉज इस बेयर एक्ट को किए बिना तुम पास नहीं होने वाले और अपने आप से बेयर एक्ट नहीं होने वाला। इट इज अ डिफिकल्ट पीस ऑफ डॉक्यूमेंट। द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन इज written by lawyers and some of the best minds in the legal world ने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है। खासकर दोज हु आर नॉट लॉयर्स या जिनका लीगल बैकग्राउंड नहीं है, देयर इज नॉट अ चांस इन हेल टू बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्स्टिट्यूशन बाय इटसेल्फ। मैंने इसको सिंप्लीफाई किया है। मेक श्योर कि इसका पूरा फायदा उठाओ एंड वॉच एवरी वीडियो। जरूरत पड़ने पर 2x पर देखो, लेकिन देखो। अगर तुम नहीं देखोगे बाद में पछताओगे, फिर यूपीएससी को गालियां दोगे कि यूपीएससी बहुत टफ होता है। यूपीएससी टफ नहीं है। यूपीएससी एक ऐसी एग्जाम है जो एक्सपेक्ट कर रहा है कि तुमको बेयर एक्ट आना चाहिए। और तुम अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस खोल के देखोगे सो देर आर हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस जिसमें तुम देखोगे कि प्रैक्टिकली वर्बैटिम एज एन कॉपी पेस्ट यूपीएससी ने कॉन्स्टिट्यूशन को पूछा है। यू विल नॉट और यू शुड नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। आज हमारे पास है सेशन नंबर 9, द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन का। सेशन नंबर 8 तक हम लोगों ने कर लिया है। इस गेम में तुम्हें 27 सेशंस दिखाई देंगे। टोटल सीरीज में तुम्हें 27 सेशंस दिखाई देंगे। 27 में से टुडे वी आर रीचिंग सेशन नंबर 9। तो पहले तो मैं उन सब लोगों को मुबारक करना चाहता हूं, दोज हु आर स्टडिंग, और मैं चाहता हूं कि तुम अपने आप को एक पॉजिटिव फीडबैक लगा के अटेंडेंस दे दो। पहले तो लिख दो कि हाँ सर, हम सेशन नंबर 9 ऑफ 27 अटेंड कर रहे हैं, और हम अपने आप को वादा कर रहे हैं दैट वी आर गोइंग टू अटेंड द रेस्ट ऑफ द सेशंस ऑल्सो। आज का सेशन रिलेटिवली बहुत सिंपल और बहुत छोटा है, तो ज्यादा टाइम लगने वाला भी नहीं है। इसी दौरान आज अगर तुमने इसको जल्दी खत्म कर दिया तो एक प्रीवियस वाला सेशन जाकर जरूर रिकॉर्डेड सेशन यूट्यूब पर देख लेना। हम लोग इसी को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ऑलवेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर तुम्हें अन अकेडमी ज्वाइन करना है, ये बहुत ही अच्छा मौका है। 27 अगस्त के बाद एक बड़ा मेजर चेंज आने वाला है और अन अकेडमी कि अगर आप अन अकेडमी की सब्सक्रिप्शन आफ्टर 27 ऑफ अगस्त 2026 लोगे तो आपको प्रीलिम्स और मेंस का क्रैश कोर्स जो आज तक इसी सब्सक्रिप्शन प्राइस में मिल जाता था, वो आपको अलग से परचेज करना पड़ जाएगा। अगर आपने 27 अगस्त से पहले पहले अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन ले लिया यूजिंग द कोड SIDLIVE SIDLIVE, तो आपको अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन के इसी प्राइसेस में फाउंडेशंस के साथ साथ प्रीलिम्स और मेंस का क्रैश कोर्स भी मिल जाएगा। लेकिन अगर 27 अगस्त 2026 का डेडलाइन क्रॉस हो गया and then you go to buy an academy subscription, you will end up with only the foundation courses, और प्रीलिम्स और मेंस का क्रैश कोर्स आपको अलग से परचेज करना पड़ेगा। इट विल मेक सेंस राइट नाउ, खासकर अभी क्योंकि मेरा भी कोर्स चल रहा है, दैट इज पॉलिटी का लेक्स रेक्स कोर्स, which is 24 कैरेट रॉक सॉलिड प्रिपरेशन ऑफ पॉलिटी। मेरे स्टूडेंट्स, मेरे लर्नर्स से पूछ लो, इसको पढ़ने के बाद तुम्हें पॉलिटी केक वॉक लगेगी, और ऐसा दुनिया में कोई क्वेश्चन नहीं होगा जो तुमको मैनेजेबल नहीं लगने लगेगा। सो मेक श्योर कि अगर तुम फैसला कर ही रहे हो, माइट एज वेल टेक द डिसीजन टुडे। 27 अगस्त, मार्क योर कैलेंडर, SIDLIVE, रिमेंबर द रेफरल कोड। तो आज हम लोग इसके बारे में बात करने के बाद अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज आर्टिकल 239 टू 242। नाउ इस बात पर दो टेस्ट हो जाएंगे, तुम्हारे मानसिक लेवल पे दो टेस्ट हो जाते हैं,
क्योंकि मैंने बताया पार्ट 8 करेंगे, दैट इज आर्टिकल 239 टू 242 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर तुम में से कोई मुझे कंटिन्यूसली फॉलो कर रहा है इस बेयर एक्ट सीरीज में, तो यू विल रियलाइज कि इससे पहले जो पार्ट हुआ था वो पार्ट 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था। पार्ट 6 के बाद वी वर एक्सपेक्टिंग पार्ट 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन आप पार्ट 7 नहीं कर रहे हो, आप पार्ट 8 कर रहे हो। ये गलत बात है, ये गलत बात नहीं है, क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट फैक्चुअल प्रेमिस है। द पोजिशन एज वी स्टैंड टुडे इज कि पार्ट 7 को एज इट इज, पूरा का पूरा पार्ट 7 हैज बीन ओमिटेड, उसको हटा दिया गया ऑफ फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन। वेरी फ्यू पीपल नो दिस। तो पार्ट 6 के बाद जो पार्ट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का रेलेवेंट है, इनफैक्ट एग्जिस्टेंट है, रेलेवेंट क्या, एग्जिस्ट ही कर रहा है, वो है पार्ट 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो पार्ट 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो ओरिजिनली कंटेंट था इन पार्ट बी ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल, जिनको प्रिंसली स्टेट से डील कर रहा है, लेकिन ये पूरा का पूरा 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956 से हटा दिया गया था। आई विल नॉट बी सरप्राइज कि एक दिन यूपीएससी इसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले। व्हाट अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन दैट वुड बी, कि लोगों को बाकी सब तो पता है, बट किसको ये बात पता है कि पार्ट 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक्चुअली एग्जिस्ट ही नहीं करता, इट हैज बीन ओमिटेड, उसको हटा दिया गया है फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन एज अ होल। पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन से हटा दिया गया है बाय द 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956। मेक अ नोट ऑफ दिस पार्ट और अपने पास रख लो। यू नेवर नो, समटाइम्स देयर इज अ सरप्राइज पैकेज, यू नो, हम सब कुछ पढ़ लेते हैं एंड देन समटाइम्स कुछ ऐसा ही आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन आ जाता है। जैसे 2025 26 इफ नॉट रॉन्ग, 26 में ही जब प्रीलिम्स में क्वेश्चन आया तो उन्होंने पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन में से कुछ नहीं पूछा। दे फाइनली एंडेड अप आस्किंग 393, 394 एंड 395, which are incidentally the last 3 articles of the constitution. तो यूपीएससी इज नॉट अ स्कूल लेवल एग्जाम जिसमें कि जी जो स्कूल डायरी में लिखा होगा या जो मैडम ने लिख कर दे दिया या सर ने लिख कर दे दिया सिर्फ उसमें से आएगा। यूपीएससी इज द एग्जाम जिससे आप आईएएस ऑफिसर्स बनते हो। सो दे आर वेल विद इन देयर राइट्स एंड देयर इज नथिंग राइट एंड रॉन्ग अबाउट इट, that they can actually ask anything from any nook and corner of the newspaper, any nook and corner of the book, or for that matter the Bear Act। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हो जाता है, विच ऑटोमेटिकली टेक्स अस बैक कि हम लोग सही रास्ते पे जा रहे थे। और अब हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 239 से लेकर 242, विच ऑल्सो शुड ब्रिंग अ स्माइल टू योर फेस। वाई? बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि हमारे पास तो सर बहुत ही कम आर्टिकल्स है। We only have to study 239, 240, 241 and 242. Now this is very, very interesting. So amid those articles, amid those parts of the constitution which were huge, तुम्हें याद होगा हम लोगों ने पार्ट 6 और पार्ट 5 किया था, which were huge, which were practically approximately around 100 articles each. तो उसके अनुसार तो सर अब 3-4 articles वाला है। I think we are very, very happy about this part. All right, this will give you a boost of one पूरा पार्ट, इनफैक्ट 7 और 8 दोनों हो गया इन अबाउट 15-20 मिनट्स। तो हम 15-20 मिनट में ये टॉपिक खत्म कर देंगे। लेट्स क्विकली गेट डाउन टू 239। अगेन जिस तरह से हम लोगों ने पहले बोला था, चाहे 4 आर्टिकल्स हो, चाहे 3 आर्टिकल्स हो, चाहे 2 आर्टिकल्स हो, चाहे 1 हो, all of these are written in legal language or all of these are written in pretty complicated constitutional language, if at all to say। Now in the manner of speaking कि ये टफ है does not mean कि आपको उसी टफ भाषा में मैं समझाऊंगा, आपको मैं दिखा जरूर दूंगा वो टफ भाषा में, लेकिन मैं आपको उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में दे दूंगा ताकि आपके सारे आर्टिकल्स का एसेंस और एग्जैक्ट वर्ड्स, उन वर्ड्स जिनको आप लिख सकते हो, वो आपको आ जाए। सो वरी नॉट, ये मेरी जिम्मेदारी है, आई गेट इट डन। सो पहला क्वेश्चन कर लेते हैं। पार्ट 7 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज ओमिटेड बाय। सर क्वेश्चन आया नहीं, टॉपिक आया नहीं, क्वेश्चन पूछ लेते हो, ऐसे ही है। ऑलराइट, सो पार्ट 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज ओमिटेड बाय, अभी अभी मैंने बताया था, बाय द 7th कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहां भी 7 याद रख लेना, यहां भी 7 याद रख लेना, बाय द 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1956। गुड वे ऑफ रिमेंबरिंग। 7वां पार्ट
7वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हटा दिया गया था। सो 7 से 7 याद रखना। सो दिस इज वन क्वेश्चन। लेट्स गेट डाउन टू द बिजनेस ऑफ आर्टिकल 239। अगर तुमको 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 थोड़ा बहुत भी जनरली भी याद है, तो उसमें हमने अपने फर्स्ट शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में सर्टेन वेरी इंपॉर्टेंट चेंजेस किए गए थे। वहां पर पहले हुआ करता था पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी स्टेट्स। पार्ट ए वो स्टेट्स थे जो ब्रिटिश राज पे गवर्नर के अंदर काम करते थे, गवर्नर्स प्रोविंसेस थे। तो जो नॉर्मल यूनाइटेड प्रोविंस, पंजाब, बंगाल, ये सब पार्ट ए स्टेट्स कहलाते थे। पार्ट बी वो स्टेट्स थे जो रजवाड़े थे, प्रिंसली स्टेट्स थे, जहां पर राजा, नवाब, निजाम ये लोग रूल किया करते थे। पार्ट सी जो थे वो चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस थे, एज वेल एज कुछ एक प्रिंसली स्टेट्स भी थे। इसमें एक्चुअली जस्ट इंसिडेंटली इंटरेस्टिंगली यू शुड नो कि दिल्ली जो आज नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली कहलाता है, वो एक्चुअली आजादी के टाइम पे पार्ट सी स्टेट था। एंड देन देयर वाज पार्ट डी स्टेट्स जिसको अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स बोला जाता था। वो तब भी था, आज भी है, बट तब उसको क्लासिफाई किया जाता था पार्ट डी स्टेट से। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 ने बदलाव कर दिया। 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 ने पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी की इस क्लासिफिकेशन को बंद कर दिया। और 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 ने यहां पर एक बदलाव किया, जिसमें इस क्लासिफिकेशन को हटाकर हमने एक नई क्लासिफिकेशन लाई जो कि आज तक प्रेजेंट है। हमने दो कैटेगरी बना दी, एक बना दी स्टेट, एक बना दी यूनियन टेरिटरीज, ऑल्सो कॉल्ड एज द केंद्रीय शासित प्रदेश। सो यूनियन टेरिटरीज और स्टेट दो क्लासिफिकेशन हो गए। तो तुम्हें क्वेश्चन ये भी आ सकता है, व्हेन डिड वी स्टॉप और व्हेन डिड वी सीज टू डिसाइड to use part A, part B, part C, part D classification and instead replace it with states or union territories? The answer to that and an apt reply to that would be 7th Constitutional Amendment Act 1956. But the question that arises and which follows this one is, sir, union territories को administer कैसे करोगे? Union territories को administer करेंगे by using Article 239 of the Constitution. तो यूनियन टेरिटरीज और द केंद्र शासित प्रदेश will be provided or will be administered or governed by the provisions given in Article 239 of the Constitution. So, within the broad template of first schedule, the focus on the union territory 239 में provided है, which very clearly says कि यूनियन टेरिटरीज को एडमिनिस्टर एक्चुअली प्रेसिडेंट करते हैं। कौन करते हैं? यूनियन टेरिटरीज को एडमिनिस्टर एक्चुअली प्रेसिडेंट करते हैं, लेकिन वो खुद तो नहीं करते। ही अपॉइंट्स एन एडमिनिस्ट्रेटर, जिसको हमारे केस में फॉर इंस्टेंस एलजी बोला जाता है इन दिल्ली। चंडीगढ़ में, दिल्ली में यू विल हैव लेफ्टिनेंट गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर, व्हाटएवर यू वांट टू से। सो लेफ्टिनेंट गवर्नर एक एडमिनिस्ट्रेटर हो जाता है एंड दैट एडमिनिस्ट्रेटर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है कि एक एडजॉइनिंग स्टेट, नेबरिंग स्टेट का गवर्नर विल बी गिवन एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स ओवर दैट यूनियन टेरिटरी, या कभी कभी एडिशनल चार्ज दिया जा सकता है। बट इन मोस्ट केसेस इट वुड बी द एडमिनिस्ट्रेटर। सो यूनियन टेरिटरीज आर एडमिनिस्टर्ड बाय यूनियन टेरिटरी, जल्दी से आंसर दे दो। यूनियन टेरिटरीज आर एडमिनिस्टर्ड बाय द प्रेसिडेंट। एक्चुअली कौन एडमिनिस्टर कर रहा है? प्रेसिडेंट। बट उसके लिए वो एक अपॉइंट कर देते हैं एडमिनिस्ट्रेटर। दैट इज द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ आर्टिकल 239 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यू डोंट हैव टू गो एनी फर्दर ऑन दिस। कोई रिसर्च एंड डेवलपमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। लेट्स लुक एट 239A। नाउ देयर आर सर्टेन केसेस जो कि स्पेशल स्टेटस में आया। अ क्लासिकल एग्जांपल इज पुडुचेरी। पुडुचेरी को ऐसे नहीं बोला गया कि वो केवल यूनियन टेरिटरी रहेगा, उसको स्पेशल स्टेटस दे दिया गया और उसके लिए पार्लियामेंट ने लॉ बनाया।
ओके, पार्लियामेंट ने लॉ बनाया और गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट ऑफ 1963 पास किया गया। गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट ऑफ 1963 को यूटिलाइज करके पुडुचेरी को बोला गया, हो तो आप यूनियन टेरिटरी, लेकिन हम आपको आपका अलग से लेजिस्लेचर भी देंगे। तुम अपनी खुद की विधान सभा भी बना सकते हो। विधानसभा में जो बॉडी होगी उसको आप पार्टली इलेक्ट कर सकते हो, पार्टली नॉमिनेट कर सकते हो, उसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी हो सकते हैं, तुम लॉ भी बना सकते हो, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। लेकिन याद रखना, ये पार्लियामेंट ने लॉ से बनाया था। पार्लियामेंट ने लॉ से यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी को एक स्पेशल स्टेटस दिया कि तुम अपना इलेक्शन कंडक्ट करवाओ, तुम अपनी विधानसभा बनाओ, तुम अपने लॉज बनाओ। वेरी सिमिलरली ऑन द लाइंस ऑफ दिल्ली, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। लेकिन जब हम नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली पढ़ेंगे तो यू विल रियलाइज कि पुडुचेरी एंड नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली cannot be equated. They cannot be on the same lines. They are not exactly the same. Although from a eagle's point of view, both of them look the same, but they are not. So we'll figure it out at a later stage. लेकिन अभी के लिए ये समझ लेना। Also याद रखना, ये पार्लियामेंट ने लॉ से बनाया है। पार्लियामेंट ने इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं किया है। तो वो जो लॉ है, विच इज द गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट ऑफ 1963, by no stretch of imagination should be considered as a constitutional amendment under article 368। तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 नहीं माना जा सकता। सो पार्लियामेंट क्या किया? पार्लियामेंट ने लॉ पास किया, एक लेजिस्लेचर बना दिया, उसमें एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, उसके चीफ मिनिस्टर है, और ये पुडुचेरी के लिए प्लीज याद रखना, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अंडर आर्टिकल 368 नहीं माना जा सकता। और ये तभी हुआ था, ओके, ये प्रोविजन डाला गया था, ये प्रोविजन डाला गया था विच इज 239 कैपिटल ए। मैंने तुम्हें पहले भी बोला है, जब भी कैपिटल्स डाल दिया जाता है इसका मतलब है वो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जिस्ट नहीं करता था, उसको अमेंडमेंट से डाला गया, एंड दैट वाज द 14th अमेंडमेंट 1962, which is very interesting and logical to say the least, because this was just ahead of Puducherry becoming a part of India. Puducherry for the longest time was under the French occupation or the French control. We got Puducherry around that time, and that was around that time to include Puducherry and make it a part of the Union of India कि ये अमेंडमेंट करके 239 कैपिटल ए डाला गया। Now pay close attention, यहां पर क्या है? 239 कैपिटल ए। Now I add one more A, 239 capital A पुडुचेरी, 239 कैपिटल ए कैपिटल ए, दो बार कैपिटल ए करेंगे तो वी विल डील विद दिल्ली। तो याद रखना, 239 कैपिटल ए इज फॉर पुडुचेरी, 239 कैपिटल ए फिर से कैपिटल ए, देन इट विल बिकम रिलेवेंट टू दिल्ली। तो पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं, डैश में बाय लॉ क्रिएट अ लेजिस्लेचर, अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और बोथ फॉर पुडुचेरी। कौन बनाता है? प्रेसिडेंट बनाते हैं, प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं, या फिर सर दोनों नहीं बनाते हैं, ये बनाता है पार्लियामेंट। सो दिस इज अ जॉब डन बाय पार्लियामेंट, एंड दैट इज पार्लियामेंट में बाय लॉ डू दिस। सो इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थॉट जो तुमको आना चाहिए। सो एज आई टोल्ड यू, दिस इज नाउ आई टोल्ड यू अ वेरी सिंपल वे, 239 कैपिटल ए दो बार लिख लो, देन इट बिकम्स रिलेवेंट टू दिल्ली। और दिल्ली के लिए पास किया गया था 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1991। 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1991 डील्स विद दिल्ली। दिल्ली को ना तो यूटी बोला जा सकता है, ना तो स्टेट बोला जा सकता है। इट इज समथिंग इन द मिडल, and that something in the middle is called as the National Capital Territory of Delhi. National Capital Territory, NCT word, और किसी के लिए नहीं यूज किया जाता except the or with the exception of Delhi. दिल्ली का भी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इट इज हैंडेड टू द लेफ्टिनेंट गवर्नर, लेकिन दिल्ली को भी पुडुचेरी की तरह एक लेजिस्लेचर बनाने की आजादी है। We also have elections in Delhi,
जिसमें 70 MLAs इलेक्ट होते हैं। फिर वो जो इलेक्ट होते हैं उनमें से जिनके पास मेजॉरिटी पार्टी होती है वो सरकार बनाते हैं। फिर वो अपने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं। फिर हमारा भी चीफ मिनिस्टर होता है। हाउएवर 3 टॉपिक्स याद रखना। पब्लिक ऑर्डर, वर्ड याद रखना, क्या क्या? पब्लिक ऑर्डर, दूसरा पुलिस और तीसरा लैंड। 3 याद रखना। क्या क्या मैंने बोला सर? पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड। एंट्री नंबर 1, एंट्री नंबर 2, एंट्री नंबर 18 ऑफ द स्टेट लिस्ट। याद रखना, राज्यों के सूची के पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड ये राज्यों की सूची में है। यानी कि उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, असम, पंजाब, महाराष्ट्र, गुजरात, हर एक के स्टेट गवर्नमेंट्स पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड पर लॉ भी बना सकते हैं और एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी पास कर सकते हैं। हाउएवर दिल्ली की विधानसभा और दिल्ली की गवर्नमेंट पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड इन 3 टॉपिक्स पे ना तो लॉ बना सकती है, ना ही कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर बना सकता है। तो कौन बनाएगा इस पर लॉ? इस पर लॉ बनाता है पार्लियामेंट। इस पर कौन लॉ बनाएगा? पार्लियामेंट। और इस पर फैसले, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स कौन करेंगे? द यूनियन गवर्नमेंट। तो 3 चीजें, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड पर दिल्ली की विधानसभा का कोई इख्तियार नहीं है। दे विल नाइदर बी एबल टू मेक लॉज ऑन इट nor will they be able to pass any executive order on this। तो ये एक स्ट्रेंज कॉम्बिनेशन है और ये एक स्ट्रेंज अरेंजमेंट है which is applicable only to Delhi and no one else। So 239 capital A deals with National Capital Territory of Delhi, which stands essentially on a completely different footing, which has no synonym with any other part of India। तो ये है नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। सो 239 कैपिटल ए। सो असेंबली ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली कैन नॉट लेजिस्लेट ऑन। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें तीनों के तीनों याद होंगे। सो सर ये है 1, 2 एंड 18 ऑफ द स्टेट लिस्ट। यहां पर लिखोगे पब्लिक ऑर्डर, यहां लिखोगे पुलिस और यहां लिखोगे लैंड। These are the 3 parts of the state list or the 3 areas on which ना दिल्ली का विधानसभा लॉ पास कर सकता है, ना दिल्ली की गवर्नमेंट इंक्लूडिंग द चीफ मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इस पर कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास कर सकता है। दिस इज गुड, बैड, अगली, इसके बारे में कुछ नहीं बोला जा सकता बिकॉज दैट्स व्हाट पार्लियामेंट डिसाइडेड बाय विच अमेंडमेंट? 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991। सर ये बहुत ही सॉलिड अरेंजमेंट है, 100%। ये बड़ा यूनिक अरेंजमेंट है। लेकिन अगर ये अरेंजमेंट ना चले, फॉर सम रीजन दिल्ली की गवर्नमेंट अपना काम बिल्कुल ठीक से ना कर पाए, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के अनुसार नहीं कर पाए, तो 239 कैपिटल ए अगर काम नहीं कर रहा है तो उसको रिप्लेस करने के लिए आ जाएगा 239 कैपिटल बी। मैंने क्या बोला? ये स्पेशल अरेंजमेंट वर्क कर रही है 239 कैपिटल ए के हाथ में। लेकिन अगर ये ठीक से काम नहीं करे तो कैपिटल ए की जगह कैपिटल बी काम करने लगेगा। इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, अगर प्रेसिडेंट साहब को यह पता चल गया कि यह स्पेशल अरेंजमेंट नहीं चल रही है, तो प्रेसिडेंट साहब इस स्पेशल अरेंजमेंट को सस्पेंड करके एक प्रैक्टिकल वे में प्रेसिडेंट्स रूल लगा सकती है। बोला नहीं जाता लेकिन शब्द को अलग है, मतलब है, लेकिन एसेंशियली इट इज द सेम कि 239 कैपिटल ए डजंट फंक्शन, then the president is well within his rights to take up to or replace 239 capital A with 239 capital B. In other words, that would suspend the National Capital Territory of Delhi's special arrangement and take over the reins of Delhi in the manner of speaking. So ये क्या हो जाएगा? 239 capital A capital. So if
Delhi's administration cannot function according to Article 239 कैपिटल ए। कौन सस्पेंड कर सकता है ये स्पेशल अरेंजमेंट? सर ये अरेंजमेंट सस्पेंड कर सकते हैं द प्रेसिडेंट। कौन अरेंज कर सकते हैं? सर प्रेसिडेंट। तो दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट। 239 ए नहीं चला तो 239 ए बी will come into force. That takes us to 240, which is very interesting, जो इसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा स्ट्रेच कर सकता है। That says कि प्रेसिडेंट स्पेशल रेगुलेशन पावर्स बना सकते हैं फॉर सर्टन यूनियन टेरिटरीज। कुछ स्पेशल रेगुलेशंस पास किए जा सकते हैं फॉर यूनियन टेरिटरी सच एज अंडमान निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप, दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव एंड पुडुचेरी। बट पुडुचेरी को बाद में हटा दिया गया इस 240 से, बिकॉज 240 का जो कॉन्सेप्ट था वो तब तक था जब तक पुडुचेरी के पास अपना लेजिस्लेचर नहीं था। वंस पुडुचेरी के पास अपना लेजिस्लेचर हो गया तो प्रेसिडेंट साहब को स्पेशल रेगुलेशंस बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो पुडुचेरी का ये प्रोविजन लिखा हुआ था कि अगर 239 ए में जब तक कि पुडुचेरी के पास अपना लेजिस्लेचर नहीं होगा तब तक प्रेसिडेंट साहब रेगुलेशंस पास करेंगे। बट दैट ऑफ कोर्स इज वे अप एंड नाउ इट्स ऑल हिस्ट्री। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो कुछ 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 यूनियन टेरिटरीज के लिए ही प्रेसिडेंट साहब रेगुलेशंस कर सकते हैं। प्लीज अंडरस्टैंड, ये केंद्रीय शासित प्रदेश है। सो यू कैन लुक दिस, इफ पुडुचेरी लेजिस्लेचर इज डिसॉल्व्ड और सस्पेंडेड, द डैश कैन अगेन मेक रेगुलेशंस ड्यूरिंग दैट पीरियड। याद रखना, पुडुचेरी के यूनियन लेजिस्लेचर आने के बाद किसकी रेगुलेशंस हटा दी गई? सर किसी की हटा दी गई। तो पुडुचेरी का अगर लेजिस्लेचर ही नहीं रहेगा तो किसकी रेगुलेशंस आ जाएगी वापस? सर प्रेसिडेंट की। दैट इज एज सिंपल एज दैट। देखो, अगर एक बार तुम्हें कॉन्स्टिट्यूशन आ जाएगा तो इतना कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स भी तुम मिनट्स में खत्म कर दोगे। दैट टेक्स अस टू द नेक्स्ट आर्टिकल, दैट इज 241। नाउ दिस इज रिलेटिवली वेरी सिंपल, और इसमें सिर्फ ये बात बोला गया है कि पार्लियामेंट बाय लॉ बनाएंगे द यूनियन टेरिटरीज के लिए सेपरेट हाई कोर्ट्स। You can have a high court for the union territory as a separate high court, या फिर कोई existing high court है तो जिसकी already jurisdiction में union territory है तो that will continue. So ये state high courts भी हो सकता है कभी कभी, the adjoining union territory को भी state high court will handle. For example, Daman and Diu, Dadra and Nagar Haveli will still continue to be under the jurisdiction of Bombay High Court. सो दिस इज इंपॉर्टेंट ऑल्सो। याद रखना, इसमें जुरिस्डिक्शन एक्सटेंड हो सकती है अगर पार्लियामेंट बाय लॉ डिसाइड करे। तो ये कहां लिखा हुआ है? सर ये लिखा है आर्टिकल 241 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। कौन हाई कोर्ट एस्टैब्लिश करेगा? प्रेसिडेंट की पार्लियामेंट। चॉइस इजी है सर, पता चल गया हमको। पार्लियामेंट में बाय लॉ डू दिस कि दे विल एस्टैब्लिश अ हाई कोर्ट फॉर एनी यूनियन टेरिटरी व्हाटसएवर। So this is how you understand the entire context. 242, आज तो तुम्हारी मजे चल रही है। 242 dealt with कुर्ग, बट कुर्ग एक टाइम पर पार्ट सी स्टेट था। ओके, अजमेर, भोपाल, कुर्ग और दिल्ली। लेकिन पार्ट सी से वो रिलेटेड भी 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 से हटा दिया गया है। तो यहां पर भी अब कुछ नहीं है। लो, एक तो पूरा पार्ट खत्म हो गया, पार्ट 7। फिर 239 से 242 में 242 भी नहीं है। लो, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग अबाउट दिस एंड दिस इज हाउ यू आंसर दिस। इससे सिंपल पार्ट तो मुझे नहीं लगता कोई भी पार्ट था। सिंपलेस्ट पार्ट, इसको जरूर रिवाइज कर लेना। कभी कभी लॉटरी लग जाती है, या फिर कभी कभी वही एक बेन भी हो सकता है, एक बून भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। अगर तुम्हें पढ़ना है, इसको 10-15 कितना 20 मिनट लगा होगा, इसको क्विकली मेक श्योर दैट तुम इसको रिवाइज कर लो और इसको खत्म करो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट, और वो थोड़ा सा लेंदी पार्ट होगा, बट वी आर गोइंग टू सर्टेनली कवर every aspect, nook and corner of the constitution. Don't forget to use my code SEDLIVE, SIDLIVE, और 27 अगस्त को भूलना मत। 27th August this offer will make you pay a bit more for prelims as well as mains crash course. Unnecessarily payment मत देना।
जहां पैसे बचा सकते हो बचा लो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। गॉड ब्लेस, थैंक यू एंड जय हिंद।